जी, तो आज की क्लास के अंदर जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ना है कि मैन्यूस्क्रिप्ट को किस तरह फॉर्मेट करना है, किस वे में जो अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट करता है। और अमेज़ॉन ने ही जो आपको वे बताया हुआ है कि उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो जिस वे के अंदर होनी चाहिए, उसी फॉर्मेट को हम लेके चलेंगे। वैसे तो एमएस वर्ड के अंदर काम करने का तकरीबन सबको ही आइडिया होगा। एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है ये एप्लीकेशन है। और अगर नहीं है तो कुछ जो उसके मेन पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हमने ये वर्क करना होगा अपनी बुक को प्रिपेयर करने के लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ख़ासकर वो जो ऑप्शंस हैं जिसको यूज़ करके किंडल के साथ जो कंपैटिबल बुक हमने अपनी रेडी करनी है, उसके हिसाब से जो भी ऑप्शन हमारे यूज़ होने वाले हैं वो सारे के सारे आज हम डिटेल के साथ जो डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस के अंदर हों और जब आप अपनी बुक बना रहे हों तो आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो। जी, ई बुक मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग है। जो आपने कंटेंट राइट करना है अपनी बुक के अंदर, उसको किस तरह फॉर्मेट करना है, उसके क्या क्या जो पॉइंट्स हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए फॉर्मेटिंग के दौरान। जी, व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहला ये पॉइंट्स हैं कुछ जो हम डिस्कस करते हैं। सेट पैराग्राफ इंडेंटेशन एंड लाइन स्पेसिंग है कि जब भी कोई आपने वर्ड के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो वर्ड एडिटर्स होते हैं उनके अंदर जब आप अपनी बुक को रेडी करेंगे, अपना कंटेंट जब डालेंगे उसके अंदर, तो पैराग्राफ्स के अंदर कितनी जो स्पेसिंग होनी चाहिए, पैराग्राफ के अंदर जो लाइंस आपने यूज़ की हुई हैं उनकी इंडेंटेशन क्या होनी चाहिए, पैराग्राफ्स की आपस में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए और उसकी अलाइनमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, उसके बारे में जो है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आपका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो रेडी हो जाए, आपका बुक जो है वो आपकी बुक रेडी हो जाए अपलोड करने के लिए, तो उसको किंडल के ऊपर या किंडल के अलावा जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनको अमेज़ॉन जो है वो अलाउ करता है अपनी बुक्स को रीड करने के लिए रीडर्स को, तो उन सब के ऊपर जो उसकी एडजस्टमेंट है वो क्योंकि ऑटोमेटिक कर रहा होता है, तो इसलिए ये जो फॉर्मेटिंग की जो रूल्स हैं उसने जो आपको पॉलिसीज़ दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी डिवाइसेस के ऊपर भी वो एडजस्ट हो जाएंगे और इजीली जो रीडर होगा उसको रीड आउट कर लेगा। तो पैराग्राफ्स जो उसके अंदर बनेंगे, ज़ाहिर है आपने जो जब इसके अंदर राइटअप करना है तो पैराग्राफ की फॉर्म में ही करना होता है। वन बाय वन जब आप पैराग्राफ को रीड आउट कर रहे होते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा पोर्शन कहाँ पे एंड हो रहा है, कौन सा नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, कौन सा नया टॉपिक जो है वो पैराग्राफ में राइटर बताना चाह रहा है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो तभी रीडर जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएगा जब आपने टेक्स्ट का जो राइटिंग वे है उसको प्रॉपर फॉर्म के अंदर जो है वो राइटअप किया हुआ होगा। तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट चैप्टर टाइटल्स, के जो भी आपके चैप्टर के नेम्स हैं या चैप्टर के नंबर्स हैं उसकी फॉर्मेटिंग भी होनी चाहिए। उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है वो भी हम डिटेल से भी देखते हैं, और ताकि जब रीडर जो है वो उसको रीड आउट कर रहा होगा बुक को, तो अब ज़रूरी नहीं है कि रीडर जो है वो स्टार्ट से एंड पूरी बुक को ही वो पढ़ेगा तो तभी वो उसका जो है वो बुक को उसकी जो है वो समझ आएगी, बल्कि अगर रीडर को कोई भी उस आपके बुक के अंदर जितना भी कंटेंट है उसके अंदर से कोई भी चैप्टर अगर उसके इंटरेस्ट का है तो वो डायरेक्टली उसको अप्रोच कर सके। उसके पास कोई ऐसा जंप का जो है वो ऑप्शन होना चाहिए, कोई हाइपर लिंक होना चाहिए ताकि वो उसको फाइंड आउट भी कर सके इजीली और उस तक जो है वो जंप करके इजीली पहुंच भी सके अपने उस डिज़ायर्ड चैप्टर के ऊपर। तो उसकी लिए आपको जो है ये फॉर्मेटिंग को मद्देनज़र रखना होगा। फॉर्मेटिंग इस तरह आपने इस वे में करनी होगी कि चैप्टर्स जो हैं वो अरेंज होकर सामने आए, कंटेंट्स के अंदर आए, और जब उसके ऊपर क्लिक कर लिया जाए तो इजीली उस चैप्टर के ऊपर जो रीडर है वो पहुंच जाए। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं कि आपके बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, कौन चैप्टर्स के नेम क्या है, कौन कौन से इसके अंदर चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं या क्या कुछ इस बुक के अंदर मौजूद है, और वो किस किस पेज नंबर के ऊपर या कहाँ कहाँ पे वो जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि किंडल डिवाइस के अंदर जो पेजेस हैं उनके पेजेस का साइज़ जो है वर्ड के साइज़ से डिफरेंट होता है, तो इसलिए जो पेजेस के नंबर हैं ये पॉइंट पे अपने माइंड में रखिएगा। ख़ुद से नंबरिंग करने की आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है। किंडल के ऊपर जो है वो नंबरिंग वो कर लेता है जस्ट क्योंकि उसने पेज अपने हिसाब से करने होते हैं। क्योंकि अगर वर्ड की फ़ाइल के अंदर आपके अगर 10 पेजेस हैं तो हो सकता है कि किंडल की डिवाइस के अंदर वही पेजेस जो है वो 50 या 60 या 100 शो हो रहे हों अकॉर्डिंग टू आपके फ़ॉन्ट साइज़ और अकॉर्डिंग टू जो है वो पेपर साइज़ किंडल का, क्योंकि जो पेज साइज़ है वो छोटा होता है। जी, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को भी हमने जो है वो
इस हिसाब से फॉर्मेट करना है ताकि जो रीडर्स हैं वो इजीली अपना जो टॉपिक्स है उसमें से सर्च करके उस तक जो है वो अप्रोच कर सकें डायरेक्टली भी, और उनको टेबल ऑफ कंटेंट्स रीड आउट करने के बाद ये भी समझ आ सके कि इस बुक के अंदर क्या क्या है। उसके बाद फ्रंट एंड बैक मैटर्स हैं। फ्रंट एंड बैक मैटर्स क्या होते हैं ये भी आगे चल के इसको हम डिटेल से देखते हैं कि आपकी बुक की जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के ऊपर कौन कौन सी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपकी होनी चाहिए। अगर उनमें से जो भी इस बुक के साथ जो है वो अटैच करने की ज़रूरत है आपको, तो वो कैसे करनी है, उसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी। और जो बुक के एंड पे जो मैटर्स हैं, बुक के एंड के ऊपर जो पेजेस या कोई एट्रीब्यूट्स ऐड करने होते हैं वो कैसे करने हैं और उसकी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, उसको डिस्कस करना है। इसके अलावा जो इमेजेस यूज़ होंगी आपकी बुक के अंदर, अगर तो आपकी बुक या तो प्लेन टेक्स्ट पे जो है वो कंसिडर कर रही होगी या फिर उसके अंदर इमेजेस भी इंक्लूड होंगे। अगर इमेजेस के साथ आपकी जो बुक है वो है तो उसको इमेजेस को प्रॉपर वे में फॉर्मेट करना होगा ताकि वो किंडल डिवाइसेस के ऊपर अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट हो सके, उनके साइजेज़, उनकी रेजोल्यूशन जो है वो उसी तरह शो हो सके जिस तरह आप रीडर को दिखाना चाह रहे हैं। तो इसकी फॉर्मेटिंग भी अपने जो स्टाइल से आपने करनी है, वो भी इसको भी हम डिटेल से देखते हैं। उसके बाद पेज ब्रेक्स जो हैं, देखने में तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि आपने जो नया पेज जब स्टार्ट करना है या किसी जगह पे पेज को ब्रेक करके अगले पेज पे आप चले जाते हैं तो जिसको हम पेज ब्रेक कहते हैं। पेज ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं इसके अंदर, और कहाँ कहाँ पे पेज ब्रेक्स होनी चाहिए और किस अंदाज़ में आपने पेज ब्रेक्स जो है वो रखनी है, ये भी इसको हम आज डिटेल से देखेंगे। हाइपरलिंक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अगर बुक के अंदर कोई ऐसी आपकी ऐसा राइटअप है जिसको आपने जो है किसी एक हेडिंग के अकॉर्डिंग या आपने किसी चैप्टर के अंदर किसी और पेज का रेफरेंस दिया हुआ है, तो अगर रीडर उसको जाके वापस पढ़ना चाहे या वो आगे जाके पढ़ना चाहे तो उसका कोई लिंक या कोई ऐसा वहाँ पे क्लिक करने का वो एक इजी अप्रोच के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए जिसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। लिंक्स जो है वो आपने प्रॉपर मेंटेन करने हैं। ये यूज़र की ईज़ के लिए होता है कि जो रीडर है वो इजीली आपकी बुक जो है वो पढ़ सके। ये नहीं कि अगर आपने एक पेज पे कुछ राइटअप किया है और उसके अंदर आप रेफरेंस दे रहे हैं अपनी बुक ही के अंदर का किसी और जगह का या आउटसाइड द बुक किसी वेबसाइट का या किसी वेबसाइट के अलावा किसी आपने यूआरएल का जो है वो लिंक दिया हुआ है, तो उसको जो है आपने प्रॉपर लिंक देना है उसका ताकि उस तक वो अप्रोच भी वहाँ से रहते हुए कर सके। इसके अलावा फुट नोट्स हैं। फुट नोट्स जो हैं वो बहुत से लोग आप में से जानते हैं कि पेज के एंड पे जो है वो एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन अगर किसी चीज़ की आपने देनी है, कोई एक मुश्किल वर्ड आ गया या कोई ऐसा वर्ड आ गया जो कि आप ये समझते हैं कि रीडर को हो सकता है इसके बारे में कन्फ्यूजन हो जाए कि ये आपने क्या लिखा है, जैसे किसी जगह का नेम है या किसी ऐसे पर्सनैलिटी का नेम है जो कि नई है या रीडर्स को उसके बारे में नहीं पता हो, या कोई ऐसा रेफरेंस है जो जिसके बारे में आप समझते हैं कि कुछ डिस्क्रिप्शन जो है रीडर को चाहिए हो सकती है, तो आप क्या करते हैं उसी के वर्ड के ऊपर आपने देखा होगा किसी बुक्स के अंदर ही अगर किसी बुक रीड आउट करने का किसी को जो है वो एक्सपीरियंस रहा है तो एक छोटा सा एक नंबर लगा दिया जाता है एक वर्ड के ऊपर, और फिर उसी नंबर के अकॉर्डिंग जो है पेज के बॉटम पे उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है ताकि वो रीडर उसको पढ़ के तो इजीली अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो है ये क्या चीज़ है। तो ये भी आपने जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी ये इसको ऐड करना है। और इसके अलावा चेक फॉर एरर्स का मतलब ये है कि आपकी जो बुक के अंदर कोई अगर फ्लॉ रह गया है, कोई ऐसी चीज़ रह गई है, तो आप एक दफ़ा उस पूरी बुक को रेडी करने के बाद रिव्यू कर लें, देख लें कि आया कि उसके अंदर कोई एरर, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई ग्रामेटिक मिस्टेक या कोई ऐसी पिक्चर्स के अंदर साइजिंग या उसकी स्केलिंग या कोई अलाइनमेंट के अंदर कोई ऐसा इशू तो नहीं बाकी रह गया। जब आप उसको एरर्स के साथ चेक कर लें, एरर फ्री कर लें, तो उसके बाद आपकी बुक जो है वो रेडी होगी पब्लिशिंग के लिए। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपने कीप इन माइंड अपने रखने हैं, और जब भी अपनी बुक आप रेडी करेंगे तो आपको इन पॉइंट्स को जो है इनके अकॉर्डिंग जो है बुक को फॉर्मेट करना है ताकि आपकी बुक जो है वो ईजीली लोग जो है वो रीड आउट कर सकें, जो भी रीडर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम जो है वो ना फेस हो। जी, पैराग्राफ के पहले हमने सबसे पहले बात की है पैराग्राफ की जो लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, नोटेशंस प्रॉपर होनी चाहिए, और अमेज़ॉन जो है वो क्या आपसे जो है वो
रिक्वायर करता है अपनी बुक पब्लिशिंग जो है किंडल के लिए जो है उसके लिए कितनी वो लाइन स्पेसिंग है। साथ साथ इसको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे स्क्रीन टाइम के ऊपर एमएस वर्ड के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो टूल है मेजर टूल एमएस वर्ड है बुक्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसको भी हम साथ साथ जो जितना हो सकेगा वो अप्लाई करके देखेंगे, ताकि कोई भी जो है इसको अगर देख के तो करना चाहे या कहीं पे किसी को कन्फ्यूजन होगी तो वो इसको देख के इजीली जो है इम्प्लीमेंट कर लेगा। तो सबसे पहले पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए पहला पॉइंट जो यहाँ पे आपके सामने है ऑन द होम टैब, नॉर्मल स्टाइल को। अब स्टाइल जो होते हैं हम कुछ देर के लिए ज़रा वर्ड में चलते हैं। ये एक जो है बुक मैंने आपके लिए यहाँ पे रखी है जिसको साथ साथ हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये बुक है फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप टच के नाम से, और इसका कोई भी राइटर हो सकता है, बीसी राइटर हमने लिख दिया यहाँ पे। इस बुक के अंदर कुछ मटेरियल हमने इकट्ठा किया है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनेट के, अपने वेबसाइट से डेटा पिक करके इसके अंदर मैंने जो है वो आपकी सहूलत के लिए जो है वो यहाँ पे इसको रख दिया है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो स्टार्ट से एंड इसका फ़ॉन्ट आप चेक करें, इसकी हेडिंग आप देखें, और फिर मैंने कुछ और पेस्ट किया, उसके बाद मैंने इंटरनेट से कुछ और पेस्ट किया, तो इनके फ़ॉन्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं, इनके स्टाइल्स डिफरेंट आ रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स के अंदर जो ये जो पैराग्राफ्स हैं इनकी स्पेसिंग क्या है ये अभी तक हमें नहीं मालूम। हमने सिर्फ़ और सिर्फ एज इट इज़ टेक्स्ट को जो है वो टेक्स्ट को हमने लिया इंटरनेट के ऊपर से और उसको अपनी फ़ाइल के अंदर हमने पेस्ट कर लिया। वी आर गोइंग टू क्रिएट ई बुक, तो उसके लिए हमने मटेरियल जो है वो इकट्ठा किया है। तो इसको अब हम चाह रहे हैं कि प्रॉपर वे में फॉर्मेट करें अकॉर्डिंग टू अमेज़ॉन किंडल की जो वेज़ हैं फॉर्मेटिंग के जो उसने बता रखे हैं, उसके मुताबिक हमने इसको फॉर्मेट करना है। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं पैराग्राफ से रिलेटेड। जी, तो नॉर्मल स्टाइल को मॉडिफाई करने का कह रहा है। ये क्यों है ये भी आपको मैं बताता हूँ कि आप स्टाइल को क्यों फॉर्मेट कर रहे हैं। आप एक एक पैराग्राफ को भी कर सकते हैं। करना क्या है आपने कि मॉडिफाई करना है नॉर्मल स्टाइल को, और फॉर्मेट लिस्ट के अंदर जाना है आपने। उसके बाद पैराग्राफ्स को चूज़ कर लेना है, और पैराग्राफ के अंदर जाके आपने इंडेंटेशन जो है उसको उसके अंदर स्पेशल का ऑप्शन है। स्पेशल के अंदर फर्स्ट लाइन को आपने 0.2 इंचज़ या 5 मिलीमीटर, अगर आपकी सेटिंग इंचज़ में चल रही है तो 0.2 दे देंगे, अगर आपकी वर्ड की सेटिंग जो है वो मिलीमीटर्स में है तो आप 5 मिलीमीटर दे देंगे। ये सेटिंग करने के बाद आपने स्पेसिंग को सेट करना है, जो कि आपने बिफ़ोर और आफ्टर पैराग्राफ जो है 0 पॉइंट्स रखने हैं, और लाइन स्पेसिंग को आपने सिंगल रखना है और इसको आपने अप्लाई कर देना है। जी, तो इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं जाके। सबसे पहली चीज़ पैराग्राफ की इंडेंटेशन, और उसके बाद आफ्टर और बिफोर जो उसके स्पेस है वो हमने देखनी है। तो साथ साथ इसको हम देख लेते हैं। जी, वर्ड के अंदर ये आप अगर ऊपर देखें होम की टैब में, तो यहाँ पे आपको ये स्टाइल्स मिलते हैं जो बिल्ट इन इसके होते हैं। अभी जो स्टाइल चल रहा होता है नॉर्मली वेरी फर्स्ट टाइम जो आप फाइल को ओपन करते हैं वर्ड की, उसके अंदर कुछ भी आप पेस्ट करते हैं या कोई चीज़ कहीं से आप लाते हैं, तो ये नॉर्मल जो है स्टाइल जो है वो फॉलो कर रहा होता है। तो अब क्योंकि इस बुक के अंदर अगर आप देखें तो वर्ड्स हैं टोटल 6330, तो 6330 वर्ड्स हैं, और ज़ाहिर बात है इसके अंदर अगर ये जो पेज आपको दिखा रहा है 64 पेजेस इसके बन गए हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स भी ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा होंगे। तो एक एक पैराग्राफ को अगर आप जाके सेटिंग करने के लिए जाएंगे तो इट विल टेक मच टाइम। तो टाइम सेविंग के लिए आप बजाय इसके कि एक एक चीज़ को पकड़ें, कर सकते हैं आप वैसे मैनुअल भी कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस तरह आपको आसानी हो, आप अगर ख़ुद से बुक राइटअप जो है स्टार्ट ही खुद से किया है आपने, तो फिर तो आप एक एक पैराग्राफ को उसी तरह फॉर्मेटिंग में लेके चलेंगे। लेकिन अगर जिस तरह भी आपके सामने एक फ़ाइल है, आपने डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट स्टाइल का टेक्स्ट उठा के रखा है, तो उसको आप फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये होगा कि हम डायरेक्टली जो है नॉर्मल जो आपका ये राइटिंग स्टाइल है इसके अंदर जो अप्लाई हुआ होता है, इसी को जाके हम जो है चेंज कर सकते हैं। जी,
ये नॉर्मल के ऊपर हमने राइट क्लिक किया है और वो कह रहा है कि मॉडिफाई में आप क्लिक करें। मॉडिफिकेशन के अंदर जो है हमने जो एक नेम देना होगा, नॉर्मल है तो इसको हम लेट सपोज नॉर्मल को हम नॉर्मल ही रहने देते हैं और हम अपना एक ले देते हैं कि सपोज़ KDP के नाम से हमने इसको लिख लिया। इसके बाद ये फॉर्मेट का टैब है, सबसे नीचे जो बटन आ रहा है फॉर्मेटिंग का, यहाँ आप देखें बॉटम के ऊपर, इसके अंदर इसने आपको बताया हुआ है कि आपने मतलब आप किस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं नॉर्मल स्टाइल के अंदर। तो इसको हम क्योंकि पैराग्राफ को चेंज करना चाह रहे हैं तो पैराग्राफ को हम यहाँ से एक्सेस करेंगे। जी, पैराग्राफ के अंदर इंडेंटेशन जो है वो यहाँ आपको नज़र आ रही है। तो इंडेंटेशन के अंदर लेफ़्ट और राइट के अगर आप देखें तो कोई ऐसी ख़ास वैल्यू सेटिंग के लिए नहीं है। मॉडिफाई किया हमने, उसके बाद फॉर्मेटिंग लिस्ट में हम चले गए और पैराग्राफ को हमने चूज़ कर लिया। अब अंडर इंडेंटेशन स्पेशल के अंदर हमने देखना है कि जो फर्स्ट लाइन है उसका इंडेंटेशन होना चाहिए 0.2 इंचेस। ये इंडेंटेशन है और ये स्पेशल है, और स्पेशल के अंदर जो आपकी फ़र्स्ट लाइन है वो होनी चाहिए 0.2 इंचेस या 0.55 मिलीमीटर। यहाँ क्योंकि इंचेस में ये ले रहा है, ये जो आपको डबल कोटेशन नज़र आ रही है ये इंचेस का साइन है, तो 0.2 इंचेस हमने इसको सेट कर दिया। उसके बाद देखें नीचे स्पेसिंग है, और जिस तरह के यहाँ स्पेसिंग के अंदर जो बताया गया है कि स्पेसिंग आपने बिफ़ोर एंड आफ्टर को 0 सेट करना है और लाइन स्पेसिंग को आपने सिंगल रखना है। तो स्पेसिंग को हमने बिफ़ोर और आफ्टर को 0 करना है यहाँ पे, और मल्टीपल की जगह यहाँ इसको हमने कहा कि लाइन स्पेसिंग 0 सिंगल होनी चाहिए। जी, इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग हमने पैराग्राफ की सेट की है, और इसको जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ से ओके करने के बाद तो बैक पे आप देखें कि स्टाइल जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया। नॉर्मल जो टेक्स्ट आप लेकर आए हुए हैं इसके अंदर वो स्टाइल जो है इसने चेंज कर लिया। इसको आप ओके कर लें। जी, फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग जो है वो वैसी ही रहेगी, लेकिन वो भी हमने साथ चेंज करनी है। लेकिन पैराग्राफ जितने भी हैं वो सारे के सारे सेट हो चुके हैं, उनकी जो लाइन स्पेसिंग है वो सेट हो चुकी है, उनके जो इंडेंटेशन है वो अकॉर्डिंग टू जो है वो उस अकॉर्डिंगली सेट हो चुकी है। ये पैराग्राफ को सेटिंग देने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। फॉर्मेट चैप्टर टाइटल्स। जो चैप्टर्स के टाइटल हैं, या तो चैप्टर का कोई नेम होगा कि ये चैप्टर क्या है, तो या अगर नेम नहीं होगा तो चैप्टर का एटलीस्ट उसका नंबर होगा कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड सो ऑन। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके चैप्टर के नंबर होने चाहिए, नंबरिंग ज़रूर होनी चाहिए। और नंबरिंग के बाद आप चैप्टर का अगर नेम है तो नेम भी आप जो है उसके अंदर ला सकते हैं। तो जिस भी वे में आपने बुक का राइटअप किया हुआ है, दोनों में से कोई भी एक जो है वो आपका जब अवेलेबल होगा तो उसको आपने हेडिंग 1 जो है वो मार्क करना है। हेडिंग 1 का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको बोल्ड कर देना है, उसका साइज़ बड़ा कर देना है। हेडिंग 1 एक रेफरेंसिंग जो है वो स्टाइल है। जब आप उसको हेडिंग 1 मार्क करते हैं तो जब भी ये रेफरेंस के लिए उसको यूज़ करना होता है तो वो लिंक्ड हो जाता है। तो इसलिए उस वर्ड को बताना पड़ता है कि ये जो वर्ड है, या ये जो लाइन है, या ये जो सेंटेंस है, या ये जो चैप्टर का नेम है, ये एक हेडिंग है। और हेडिंग के क्योंकि लेवल्स हैं 1 2 3 जो भी, तो इसको जो मेन चैप्टर का नेम होगा उसको हम हेडिंग 1 के जो है कैटेगरी के अंदर रखेंगे। और वो कैसे रखना है उसको भी हम प्रैक्टिकली यहाँ पे स्क्रीन टाइम पे देखते हैं। जी, अब अगर यहाँ से हम देखें तो हमारे जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर का नेम यहाँ पे आ रहा है, तो ये प्रॉपर वे में नहीं है क्योंकि अभी हमने इसको फॉर्मेट नहीं किया। तो इसी फॉर्मेटिंग को हम सीख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है, जब मैं कंटेंट्स बनाऊँ तो यहाँ पे इस हेडिंग को एज आ चैप्टर नंबर 1 कंसीडर करें, और जिस भी पेज के ऊपर ये हेडिंग जाएगी वो ऑटोमेटिकली उस पेज का नंबर ले ले, या उस पेज के ऊपर क्लिक करने से रीडर को ले जाए। चैप्टर नंबर 1 को जब वो चाहे, या चैप्टर नंबर 2 को चाहे अप्रोच करना चाहे, जिस भी चैप्टर के ऊपर वो क्लिक करे तो उस पेज को, जिस पेज के ऊपर वो चैप्टर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो उसको अप्रोच कर सके। तो चैप्टर नंबर 1 को मैंने लिया, और हेडिंग्स जो है वो इसी ऊपर आप देखें मेन्यू के अंदर जहाँ से हमने ये नॉर्मल स्टाइल लिया था,
ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो हेडिंग 1 मार्क करना है हमने अपने चैप्टर के नेम को, या चैप्टर के अगर टाइटल को आप करना चाह रहे हैं, कंटेंट के अंदर लाना चाह रहे हैं, तो उसको भी आप मार्क कर सकते हैं। पहले हम सिर्फ एक चीज़ को लेके चलते हैं। लेट्स सपोज़ हमने चैप्टर 1 को यहाँ पे हेडिंग 1 मार्क किया, तो हेडिंग 1 का जो स्टाइल होगा, उसके अंदर फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है, वो सारे का सारा ख़ुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा जो भी उसके अंदर है, और चैप्टर नंबर 1 को उसने एज आ हेडिंग ले लिया। इसी तरह अब देखते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 कहाँ पे जाके वो आता है, तो उसको भी हम चैप्टर नंबर 2 को हेडिंग 1 मार्क करेंगे। जी टाइम सेविंग के लिए इसको हम सर्च आउट कर लेते हैं। चैप्टर का वर्ड जहाँ जहाँ पे आएगा, ये चैप्टर नंबर 2 आ गया, और इसको भी सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हम हेडिंग 1 मार्क कर देंगे। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 2 है तो हेडिंग 2 हो जाएगी। हेडिंग 1 एक कैटेगरी है, हेडिंग 1 का अपना स्टाइल है। ये लेवल्स हैं, लेवल नंबर 1, यानी कि मेन टॉपिक हमारा ये होगा, उसके अंदर फिर चैप्टर के अंदर मज़ीद जो टॉपिक्स हैं 2.1.2 जो भी आप आगे करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स हैं उनको लेके चल रहे हैं, तो वो सब के सब हेडिंग 1 के अंदर हमने मार्क करने हैं। ये चैप्टर नंबर 3 फाइंड आउट हो गया। जहाँ जहाँ पे ये चैप्टर का वर्ड आ रहा है उसने वो उसको सर्च आउट वो कर रहा है, और इसी से हम इसको जो है वो मार्क करते जाएंगे। ये चैप्टर नंबर 4 है, आई थिंक इसके अंदर कोई 5 तक चैप्टर हैं। इसी तरह चैप्टर 5 आ गया, इसको भी हेडिंग 1 कर देना हमने। जी तो वापस चैप्टर 1 पे आ गया। तो 5 चैप्टर्स थे इसके अंदर जो हमने बनाए, और 5 के 5 चैप्टर्स को हमने हेडिंग 1 जो है वो मार्क कर दिया। अब इस हेडिंग 1 को मार्क करने का फ़ायदा क्या होगा, ये आगे चल के हमें जो है वो हम देखेंगे इसको। तो इस तरह आपने जो भी आपकी मेन हेडिंग्स होंगी, जो आपके टॉपिक्स हैं या जो चैप्टर्स हैं या जो चैप्टर के टाइटल्स हैं, जैसे आप देखें चैप्टर 1 है बर्ड्स, तो बर्ड्स को भी अगर मैं हेडिंग 1 मार्क करना चाहूँगा तो ये उसको भी कर देगा। लेकिन अभी हम क्योंकि एक चीज़ को लेके चल रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज़रा आपकी जो है वो आसानी के लिए, ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए कि इसको कैसे रेफरेंसिंग में लेके जाएगा, तो एक एक वर्ड को हमने चैप्टर का जो मेन है नंबर उसको मार्क कर लिया। जी नेक्स्ट पे हेडिंग 1 मार्क करने के बाद क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट आपको मैंने बताया जैसे कि जितने भी आपके बुक के अंदर टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक्स के ऊपर जो टाइटल्स लिखे हुए हैं उन सब को वो अरेंज कर लेगा, जैसे कि एक फ़हरिस्त आप कह सकते हैं बुक की जो होती है। फ़हरिस्त के अंदर जो नेम होते हैं चैप्टर्स के, उनके आगे उनकी टाइटल्स हैं, टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंदर फिर सब टॉपिक्स हैं, और उनको अप्रोच करने के लिए या उनको सॉर्ट आउट करने के लिए उनकी पेज नंबरिंग के लिए एक सबसे फर्स्ट पेज पे जो दिया जाता है कि फ़लाँ टॉपिक फ़लाँ पेज नंबर पे है, वो क्रिएट करने के लिए वही टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। तो अब टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करने का जो मेथड है वो भी यहाँ पे दे दिया है, इसको आप देखकर भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं, और एक हम प्रैक्टिकली इसको करके देख लेते हैं। अभी आप पिछली स्लाइड के अंदर हमने जो हेडिंग 1 मार्क की हैं चैप्टर के जो नंबर्स है चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर नंबर 5 तक, उसको हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में लाना चाह रहे हैं। अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि जिस चीज़ को आपने रेफरेंसिंग के अंदर लाया है, हेडिंग 1 इज़ आ रेफरेंस। वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर हेडिंग्स, बुक मार्क्स, हाइपरलिंक्स वगैरह ये रेफरेंसिंग के लिए होती हैं। तो जो चीज़ आप रेफरेंसिंग में लाएंगे फिर उसी तरह उसके मुताबिक उसको आप यूज़ कर सकेंगे, यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो हेडिंग 1 के अंदर लाने का मकसद था कि टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट किए जा सके। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे क्रिएट करने हैं, जस्ट आपने रेफरेंसिंग के अंदर जाना है, वो कहाँ पे है वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद चूज़ ऑटोमेटिक से कर सकते हैं। जितने भी ऑप्शन वहाँ होंगे हम डिस्कस कर लेते हैं, और वहाँ पे जस्ट हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स को जो है वो क्लिक कर लेना है। जी तो वर्ड के अंदर चलते हैं। ये MS वर्ड की फ़ाइल है हमारी, और लेट्स सपोज़ कि हम टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं वो पेज नंबर 2 पे रखना चाह रहे हैं, या पेज नंबर 3 पे चलें, या चैप्टर नंबर 1 से पहले। तो इसके बाद कर्सर को यहाँ प्लेस करने के बाद कंट्रोल और इंटर प्रेस करेंगे तो एक नया पेज बन जाएगा।
ये नया ब्लैंक पेज बन गया और नीचे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो गया। इस ब्लैंक पेज के ऊपर हम चाह रहे हैं कि हमारे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो यहाँ पे आके प्लेस हो जाएं। तो ये ऊपर टॉप पे आप देखें तो मेन्यूज़ के अंदर ये जो रेफरेंसेस का मेन्यू है इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स का, इसको ओपन करें। ये साइड पेज के एक छोटा सा जो है वो एरो साइन दिया होता है इसको ड्रॉप करने के लिए जी। इसके अंदर ये कुछ बिल्ट इन स्टाइल्स दिए हुए हैं। ऑटोमेटिक टेबल 1 ये ऑप्शन आ रहा है ऊपर। ये आप देख सकते हैं कि किस स्टाइल के अंदर आएगा। ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ये लिखा हुआ है। ये लेवल्स हैं, जितनी हेडिंग्स आपने मार्क की हुई होंगी उतनी ही ज़्यादा टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर जो है वो कंटेंट्स आपको शो करेगा। तो इसके अंदर जो है लेट सपोज हम पहला ले लेते हैं। ये जितने भी इसके अंदर ऑलरेडी हेडिंग वगैरह मौजूद थी उसने सारों को इसके अंदर शामिल कर लिया क्योंकि हमने इंटरनेट के वो सोर्स से इसको लाया था। तो जितनी भी हेडिंग्स इसके अंदर वो मौजूद थी उसने सारे का सारा जो है वो हेडिंग में कंसीडर करते हुए उसको इसमें ले लिया। जो भी हेडिंग 1 थी, ठीक है, क्योंकि HTML को सपोर्ट करता है MS वर्ड, तो वेबसाइट्स के ऊपर भी रेफरेंसिंग होती है, लिंक्स होती हैं। तो क्योंकि हमने ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो वेबसाइट के ऊपर भी अगर ये हेडिंग्स मार्क हुई थी तो यहाँ पे भी उसी तरह वो हेडिंग्स मार्क रहती हैं और जो भी चीज़ हेडिंग के अंदर आपकी इंक्लूड होगी वो यहाँ पे जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स खुद ब खुद उसको उठा लेगा। इसके अलावा आप जो है वो इसकी यहाँ पे देखें इंसर्ट के ऊपर जो है इसको एक दफ़ा रिमूव कर लेते हैं, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स, और दोबारा से एक बार इसको हम कहते हैं इंसर्ट करें। लेकिन यहाँ से जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ से अगर आप इसको चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक की बजाय आपको वो मैनुअल जो है वो यहाँ पे वो शो करेगा। अब देखें यहाँ पे सबसे ऊपर प्रिंट प्रीव्यू के अंदर वो बता रहा है कि किस तरह आपको वो शो करेगा और ये वेब प्रीव्यू के वेब के अंदर आपको कैसे शो करेगा। यहाँ वो बता रहा है कि आपने पेज नंबर शो करने हैं या नहीं करने। पेज नंबर हमें चाहिए तो उसको हम ऑन रखेंगे। राइट अलाइन पेज नंबर्स, कि आपने पेज नंबर्स को राइट साइड तक लेके आना है, यहाँ पे इसको शो करना है या साथ ही उसके शो करना है। तो ऑन करेंगे तो आपको ये राइट साइड पे शो करेगा, अदरवाइज़ इसके साथ ही पेज नंबर जो है वो अटैच कर देगा। और इसके अलावा ये टैब लीडर्स हैं कि पेज नंबर एंड हेडिंग के दरमियान जो चैप्टर नेम है उसके दरमियान जो लीडर्स हैं वो कौन सा होना चाहिए, लाइन होनी चाहिए, डॉट्स होने चाहिए या डॉटेड लाइन होनी चाहिए, जो भी आप रखेंगे वो इसको ये एडजस्ट कर लेगा, वहाँ पे वो इसको बना देगा। इसके अलावा ये टेम्पलेट्स, बिल्ट इन टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे ये क्लासिक है तो ये इस तरह शो करेगा, डिस्टिंक्टिव है तो ये इस तरह शो करेगा, अगर ये फैंसी है तो ये स्टाइल आ जाएगा, मॉडर्न है तो इस तरह डिफरेंट ये स्टाइल इसके दिए हुए हैं, सिंपल है तो ये इस तरह देगा। तो जो भी आप रखना चाहेंगे वो यहाँ से आप चूज़ कर लें। अब यहाँ पे जो आपको बताने का मकसद था वो ये था, यहाँ पे लिखा हुआ है शो लेवल्स, कि किस लेवल तक की जो हेडिंग आपने जो मार्क की हुई हैं उन सब के सब को टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर वो लेकर आए और उन सब के आगे उनके पेज नंबर जो है वो कंटेंट्स के अंदर शो करे। तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट में 3 तक जो है इसने लिया होता है, तो इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अगर मैं 1 तक रखूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे टॉप जो है हेडिंग जो मैंने मार्क की हैं वो चाहिए। तो अगर चैप्टर 1 जैसे हमने हेडिंग 1 मार्क किया था उसके अलावा अगर कोई हेडिंग 1 होगी तो सिर्फ वो आएगी, अदरवाइज़ सिर्फ चैप्टर्स आएंगे। तो इसको मैं हेडिंग 1 तक जो है वो लिमिटेड कर देता हूँ और इसको हम ओके करते हैं ताकि ये इंसर्ट कर दे। तो ये उसने जो इंसर्ट कर दिया। तो अब आप देखें तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 इसने ये टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर ये ले आया। और उसके अलावा जो कुछ जो है ये जैसे टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड्स इन द वर्ल्ड, बर्ड्स इन द वर्ल्ड, ये जो है इसको भी क्योंकि पहले से ये मार्क हुए थे हेडिंग 1 के तौर पे, तो वो भी कंटेंट्स के अंदर आ गए हैं। तो इस तरह बताने का मकसद ये है कि जिस भी आपने टॉपिक के नेम को, टाइटल को, चैप्टर के नेम को, चैप्टर के टाइटल को आपने कंटेंट्स में शामिल करना होगा, क्योंकि आप जब बुक बना रहे होंगे तो सब कुछ नए सिरे से जो है वो रख रहे होंगे, तो आपने सिर्फ उसको हेडिंग जो है वो मार्क करना होगा। अदरवाइज़ पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसको आप एक बार भी ऐसे कंट्रोल एक सीट जैसे कि सिलेक्ट हो जाता है, आप सबको सिलेक्ट करने के बाद पूरे का पूरा जो है उसको भी आप नॉर्मल जो है वो बना सकते हैं यहाँ से, ताकि वो आपको जो है वो जितने भी ऑलरेडी हेडिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाए और नॉर्मल में चला जाए। और ये स्टाइल्स ऊपर दिए होते हैं, इसी के अंदर नॉर्मल भी होता है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो प्लेस करने के बाद अगर इसका फंक्शन क्या है, जैसे कि अब चैप्टर नंबर 3 है तो मैं यहाँ से चैप्टर नंबर 3 पे जाना चाह रहा हूँ,
तो वर्ड के अंदर क्योंकि कंट्रोल के साथ आप क्लिक करें तो वो लिंक के ऊपर आपको ले जाता है, किंडल के ऊपर अपना उसका जो है वो ऑप्शन दिया होता है। तो एक टेस्टिंग के लिए मैं इसको कंट्रोल की होल्ड रख रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। तो ये देखें डायरेक्टली मुझे चैप्टर नंबर 3 के ऊपर ले आया और यहाँ से जो रीडर इस तरह ईज़िली इसको अप्रोच करके तो रीड आउट कर सकता है। जी, ये था हमारा टेबल ऑफ़ कंटेंट्स को इंसर्ट करने का जो मेथड होगा उसके अंदर रेफरेंसिंग के साथ, ताकि वो लिंक्ड रहें आपस में। नेक्स्ट पे फ्रंट एंड बैक मैटर्स हैं। ये हर एक बुक के लिए ज़रूरी नहीं होगा कि सब कुछ ही उसके अंदर जो है वो इंक्लूड होगा। जिस तरह की बुक होगी उस तरह के जो आपको इसके अंदर मैटर्स चाहिए होंगे वो आप डाल सकते हैं। फ्रंट मैटर के अंदर आपको जो चीज़ आती है वो बुक का टाइटल है, डेडिकेशन अगर आपने किसी को देनी है उसके अंदर डेडिकेशन पेज बनाया हुआ है आपने अपना तो वो आ जाएगा, और अगर कॉपीराइटेड आप रखना चाह रहे हैं बुक को तो कॉपीराइट का पेज आएगा। और कॉपीराइट जो है वो इस वे में लिखते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है एरो के साइन के सामने कॉपीराइट, एंड ये सर्कल के अंदर ये सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कॉपीराइटेड है। और जिस ईयर का जो पब्लिकेशन जिस ईयर में होती हैं या जिस ईयर का आपका कॉपीराइट जो है वो ईयर आप आगे मेंशन कर देते हैं, उसके साथ ऑथर का नेम मेंशन कर देते हैं कि ये किस ऑथर की जो है कॉपीराइट है, और नेक्स्ट लाइन के अंदर आप लिख देते हैं कि ऑल राइट्स जो रिजर्व्ड हैं, कि ये कॉपीराइट इस ऑथर का है तो इसी के पास जो राइट्स सारे रिजर्व हैं। तो ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है इससे भी आपने परेशान नहीं होना, ये भी इजीली वर्ड के अंदर जो है वो प्लेस हो जाता है। सिंपल इसका भी वही होता है कि ब्लैंक पेज के ऊपर हम चलते हैं, इसको भी जो है वो यहाँ पे मैं आपको राइटअप करके दिखा देता हूँ। आपने जस्ट ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, जो स्मॉल ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस जो होती है, और उसके अंदर सी लिखना है और 7 ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है और स्पेस बार प्रेस करना है। अब यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ इस तरह शो कर रहा है तो इससे भी आपने परेशान नहीं होना। इसके वर्ड के अंदर अपनी सेटिंग्स है जिसको ऑटो करेक्ट कहते हैं। ऑटो करेक्ट आप सर्च कर सकते हैं इजीली। ऑटो करेक्ट के अंदर जब इसको आप ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसको जो है वो इसके अंदर सर्कल के अंदर लिख लेगा। बैक मैटर्स हैं। बैक मैटर्स बुक के लास्ट के ऊपर जो है वो बुक के एंड के ऊपर दिए जाते हैं। इसमें अबाउट द ऑथर पेज है कि जिसने ये बुक जो है राइट की है उसके बारे में कुछ लिखना है। अगर आपने तो कुछ एक पैराग्राफ या एक पेज या जितना भी आप लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं कि ये ऑथर जो है कौन है, ये ऑथर जो है वो इसकी और बुक्स क्या हैं, कहाँ कहाँ इसने वर्क किया है, क्या क्या वर्क इसने किया है, ऑलरेडी कितनी बुक्स हैं इसकी, कौन कौन सी हैं, और बाकी जो वेयर अबाउट्स हैं ऑथर के वो आप दे सकते हैं। जस्ट लाइक अबाउट जो है अबाउट द ऑथर, जो कुछ भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। और एट द एंड अपनी बुक के आप उसको रख सकते हैं उस पेज को, ताकि अगर कोई पढ़ना चाहे इस बुक के ऑथर के बारे में तो आप रीडर्स जो हैं वो इजीली उसको पढ़ सकें। और बाइब्लोग्राफी है। अगर आपकी बुक इस तरह की है कि उसकी बाइब्लोग्राफी हो सकती है तो वो भी आप बुक के एंड पे करेंगे, ये भी बैक मैटर्स में इंक्लूड होता है। अगर इन तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स के अंदर जो भी आपकी बुक के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है वो आप रखेंगे, और जो नहीं होता उसको एक्सक्लूड कर देंगे। अगर इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने लाजमी कुछ रखना है या लाजमी कुछ एक्सक्लूड करना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे ऑप्शनल होता है। लेकिन इसका जो वे है वो आपको मैंने बताया कि फ्रंट पे कौन से आएंगे और बैक पे कौन से आएंगे। बाइब्लोग्राफी है, ये जस्ट एक रेफरेंसिंग का जो है वो पोर्शन है जिसमें आपने अपनी बुक के अंदर कोई रेफरेंस यूज़ किए हुए हैं। जैसे आप अपनी किताब में कोई हवाला देना चाहते हैं कि मैंने जो फ़लाँ पैराग्राफ लिखा है वो मैंने फ़लाँ जगह से जो है वो ऑथेंटिसिटी अगर उसकी आपने देनी है तो आप कहते हैं कि फ़लाँ राइटर ने ऑलरेडी ये चीज़ रिसर्च की है और उसने अपनी बुक के अंदर मेंशन किया और वो मैं यहाँ पे उसका हवाला दे रहा हूँ, तो उस हवाले को आपने बाइब्लोग्राफी के अंदर जो है डिक्लेयर कर देना है कि इस फ़लाँ मेरी जो चीज़ है उसका मैंने इसको यूज़ किया हुआ है फ़लाँ पैराग्राफ में, और सिर्फ आपने रेफरेंस को वहाँ पे कोट कर देना है कि ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस से मैंने कुछ ना कुछ मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है। सिर्फ यूज़र को मज़ीद जो है वो ऑथेंटिसिटी देने के लिए या मज़ीद उनको जो है वो उस तक अप्रोच देने के लिए कि इसकी जो रेफरेंसिंग है वो कहाँ पे है, कौन सी बुक से है, कौन से ऑथर से है वगैरह। तो ये फ्रंट एंड बैक मैटर्स आपके होंगे आपकी बुक के अंदर जो आपने इस वे में ऐड कर लेने हैं। उसके बाद इमेजेस हैं जो आपने पेस्ट की भी होंगी अपनी बुक के अंदर। जैसा कि अभी जिस बुक को हम फॉर्मेट कर रहे थे उसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस रखी हैं, कुछ बड़ी रखी हैं, कुछ छोटी रखी हैं, ताकि रफ़ स्टाइल के अंदर, ताकि उसको हम एडजस्ट कर सकें और देख सकें कि कैसे एडजस्ट होनी है। तो अमेज़ॉन आपको रिकमेंड करता है कि आपकी जो बुक के जो अंदर पिक्चर्स हैं उनकी जो पिक्सल्स हैं एटलीस्ट 300 पर इंच उनका जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए।
300 पिक्सल जो है इजीली आप बना सकते हैं अगर आपको एडोब फोटोशॉप या किसी पिक्चर एडिटर के अंदर वर्क आपको आता है। वहाँ से आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि इसके पिक्सल्स कितने हैं, और वहाँ पे आप अपनी कोई भी पिक्चर लेके उसको लार्ज करके उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके आप उतने पिक्सल के अंदर सेव करके फिर आप इसके अंदर ला सकते हैं। ये होता है इसलिए कि वर्ड वगैरह के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जब आप किसी इमेज को देखते हैं वो तो आपको स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो है वो स्केलिंग करके दे रहा होता है, बड़ा बता रहा होता है, या उसको आप जूम भी कर लेते हैं। लेकिन जब किंडल डिवाइस के ऊपर जाते हैं तो ज़रा वो पेज भी छोटा होता है, और उसके अंदर जब इमेज जो है वो आप पेस्ट कर रहे हैं या रीडर उसको देख रहा होता है, तो वो बाज़ का उसको जब इमेज देखनी होती है तो वो बड़ी जो है जूम इन करके देखना चाहता है। तो जिस इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी, एटलीस्ट 300 पिक्सल तक होगी, उसको जूम करने से वो इजीली उसको क्लियर देख पाएगा। अदरवाइज़ जब वो जूम इन करेगा, किसी को लार्ज करके देखना चाहेगा, तो उसके पिक्सल जो है वो टूट जाएंगे और पिक्चर ब्लर हो जाएगी। तो रिज़ल्ट ये होगा कि उसको पिक्चर सही जो है वो नज़र नहीं आएगी, और वो आपके बुक के ऊपर बैड रिव्यू छोड़ सकता है कि इसके अंदर जो पिक्चर्स हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो बैड रिव्यू आपको पता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी बुक पे बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो इसलिए पिक्चर्स के लिए आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी पिक्चर्स की क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जी, हाई डेफिनेशन इमेजेस यूज़ करनी है जितनी भी आप जहाँ तक पॉसिबल हो सके। और इसके अलावा जो किंडल डिवाइसेस हैं वो कुछ फॉर्मेट्स को सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि टिफ है या मल्टी फ्रेम जिप्स हैं, जैसे कि एनिमेटेड जिप्स वगैरह जो होती हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप के अंदर एनिमेटेड पिक्चर्स बाज़ का स्टिकर्स आ रहे होते हैं, वो भी एनिमेटेड जिप्स होती हैं। ये फॉर्मेट जो है, और जिसके साथ ट्रांसपेरेंसी वो होती है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, या जिसके अंदर से पिछली पिक्चर कुछ जो है वो नज़र आने शुरू हो जाती है, उसका जो ट्रांसपेरेंट जो है वो हो जाती है, वो ट्रांसपेरेंसी होती है। तो ये भी सपोर्ट नहीं करता। आपने सॉलिड पिक्चर्स जो है JPG, BMP, इसके अलावा जितने भी जो फॉर्मेट्स हैं उनको ये सपोर्ट करता है, उनको आपने जो है वो फॉलो करना है। इसके अलावा एक बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि जब भी आप हाई क्वालिटी पिक्चर भी वर्ड के अंदर पेस्ट करते हैं तो वर्ड जो है वो अपनी फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए उस पिक्चर को ऑटोमेटिकली कंप्रेस करके छोटा कर देता है। उसका जो पिक्सल्स हैं उनको भी छोटा कर सकता है, उनके साइजिंग को भी वो कर सकता है। मीन कि उसकी जो क्वालिटी है थोड़ी सी वो डाउन करके उसकी साइजिंग को एडजस्ट कर लेता है, ताकि पिक्चर जो है वो गुजारे लायक तो बीच में आ जाए, लेकिन बहुत बड़ी जो पिक्चर है वो बड़ा जो साइज़ है वो उस बुक के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट ना डाले, और लो साइज़ रखने के लिए वो उसको कंप्रेस कर देता है। तो आपने अगर अपनी पिक्चर को अपनी जेन्युइन कंडीशन में जेन्युइन पिक्सल के साथ रखना होगा, जेन्युइन क्वालिटी के साथ जो रखना होगा, तो कंप्रेशन को आपको ऑफ़ करना पड़ेगा वर्ड के अंदर। तो वर्ड 2016 के अंदर अगर आप इसको करना चाहेंगे तो ये आपके जो टॉप पे जो फाइल का मेन्यू होता है उसके अंदर एडवांस के अंदर ये ऑप्शन आपको मिलता है। और अगर इससे लोअर वर्जन है आपके पास, जैसे कि अभी लाइट वर्जन मैंने रखा है 2007, तो उसके अंदर जो इसका ऑप्शन होता है वो आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आपकी बुक है, तो जब इसको आप सेव कर रहे होते हैं, अभी ये ऑलरेडी सेव है तो इसको मैं सेव एज़ करके दिखा देता हूँ। जब सेव का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है तो सेव के बटन के साथ ये टूल्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसको जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे इस लिस्ट को, तो यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर का जो ऑप्शन दिया होता है, इसको चूज़ करने के बाद आप ये ऑप्शंस हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। जब क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने आएगी, कंप्रेशन। ये कंप्रेशन ऑप्शन देखें ऑलरेडी ये ऑन है, ऑटोमेटिकली परफॉर्म बेसिक कंप्रेशन ऑन सेव, कि जैसे आप सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को तो आपकी जो पिक्चर जितनी भी इसके अंदर यूज़ हुई होती हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाती हैं। तो इसको आप जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। इसके बाद इमेज क्रॉपिंग होती है, जो कि आप फालतू एरिया जो इमेज का आप क्रॉप कर देते हैं फॉर्मेट के अंदर जाके। तो अगर क्रॉप के साथ सिर्फ़ और सिर्फ देखने में तो वो क्रॉप हो जाती है, लेकिन वो यहाँ से आपसे पूछता है कि क्या वो आपने जो है वो डिलीट कर देना है परमानेंटली, जो एरिया आप नहीं रखना चाहते। तो अगर आप उसको वाकई डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन रखिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस पिक्चर को मैं बाद में इनलार्ज करके देख सकूं, या किसी और वर्ड की फ़ाइल में मैंने इसको एज इट इज़ जो है वो पेस्ट करना है और उसको मैं खोल के दोबारा से उसका जो एरिया हाइड था क्रॉपिंग के अंदर वो मैं देखना चाहता हूँ, तो फिर इसको आपको ऑफ़ रखना पड़ेगा। तो वैसे इसको ऑन रखना बेटर है, क्योंकि
किंडल के अंदर कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी रीडर्स को कि आपने तो वही एरिया शो करना है जो पिक्चर आपने फाइनल पोजीशन के अंदर जो उसके अंदर प्लेस की है क्रॉप करने के बाद। तो इसको ऑन रखना है और यहाँ से जो आपका कंप्रेशन का ऑप्शन है वो एक्सेस होगा, इसको आपने इधर से ऑफ़ कर दे रहा है ताकि कंप्रेशन जो है वो कंप्रेशन इसका ना हो और क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। ओके करेंगे और जब आप इसको सेव कर देंगे ओके करने के बाद तो इमेजेस जो होंगी वर्ड के अंदर एज इट इज़ जैसे आपने प्लेस की हैं उसी क्वालिटी के साथ जो है वो किंडल डिवाइस तक चली जाएगी। जी, ये पिक्चर्स की हमने बात की है और पिक्चर्स को ये भी आप देखिएगा कि जब आपने प्लेस करना है पेस्ट करना है तो आप जहाँ से भी इस पिक्चर को ले रहे हैं कोई भी कॉपीराइटेड पिक्चर आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज इट इज़ कोई कॉपीराइटेड पिक्चर उठा के डाल देंगे तो अगर अमेज़ॉन उसको डायरेक्ट करेगा तो आपकी बुक को वो ब्लॉक कर सकता है। तो उसका वह ये होता है कि आप पिक्चर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लाएँ ताकि वो 100% किसी ऐसी इमेज के साथ मैच ना करे जो कि कोई कॉपीराइटेड इमेज है। तो इसलिए ये भी आपने पॉइंट अपने माइंड में रखना होगा पिक्चर्स को बुक के अंदर प्लेस करते टाइम। जी, ये आपको मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया है। वर्ड 2007 के अंदर आपने कंप्रेशन कैसे करना है इमेज का वो हमने प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर लिया। 16 एंड अबव जो वर्जन्स हैं उसके अंदर जो डायरेक्टली फाइल मेन्यू के अंदर आता है और जो से लोअर वर्जन है उसके अंदर जो है वो टूल्स के अंदर जो सेव के साथ ऑप्शन है वहाँ पे आता है। जी, उसके बाद पेज ब्रेक्स। पेज ब्रेक क्या है? सिंपल जहाँ पे आप इंटर प्रेस करते हैं वो होता है लाइन ब्रेक। और जिस जगह पे आपने पेज को ब्रेक करना है, ऐसा नहीं है कि आपका एक पेज जब ख़त्म हो गया और राइटिंग ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे जब शिफ्ट होती है तो वहाँ पेज ब्रेक खुद बहुत नहीं होता। पेज ब्रेक आपको देनी पड़ती है। और पेज ब्रेक क्यों देनी पड़ती है? जब आपकी बुक बहुत बड़ी हो जाती है, उसके जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो किंडल डिवाइस के अंदर भी वो नंबर ऑफ़ पेजेस जो है उसी हिसाब से और ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि वर्ड के जो पेजेस हैं वो बड़े होते हैं, किंडल के अंदर पेजेस छोटे होते हैं। किंडल के पेजेस ज़्यादा होंगे, वर्ड के पेजेस कम होंगे। तो आपने इसको अरेंज फॉर्म में रखने के लिए यानी कि उसके ऊपर बर्डन ना पड़े, एक ही पूरा टेक्स्ट ना समझे पूरी फ़ाइल को, वो आपको ये रिकमेंड किया जाता है अमेज़ॉन की तरफ से ही कि आप एटलीस्ट 50 पेजेस के बाद एक पेज ब्रेक जो है वो ख़ुद से ज़रूर आप उसको दें, या अगर ख़ुद से नहीं दी हुई, अगर ऑलरेडी उसके अंदर पेज आ चुकी है किसी स्टाइल में तो वो तो ठीक है, वरना 50 पेजेस के अंदर जो है वो एक पेज ब्रेक ज़रूर होना चाहिए ताकि वो उसको अरेंज कर सके, उसको पार्ट्स में जो है वो बना सके, उसको वो एक ही टेक्स्ट ना समझे सब पूरी की पूरी बुक को। पेज ब्रेक देने का सिंपल जो है मेथड है, दोनों मेथड आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली बता देता हूँ। है तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन चलें इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स सपोज़ कि ये चैप्टर नंबर 1 है और इसको मैं यहाँ पे पेज ब्रेक करना चाहता हूँ क्वेश्चन मार्क के बाद। तो जिस जगह आपने पेज ब्रेक डालनी है, पेज को ब्रेक करवाना है, वहाँ पे अपने कर्सर को रखना है, क्लिक करना है और जस्ट इंसर्ट के अंदर यहाँ पे जो है ये पेज ब्रेक का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे उसने फ़िज़िकल एक पेज ब्रेक कंसीडर कर लिया। इसको अंडू करते हैं। इसके अलावा आप जिस भी जगह पे कर्सर रखते हैं मेन्यू में जाने के बजाय अगर आप कंट्रोल और इंटर प्रेस करते हैं तो वहाँ पे भी वो इस तरह पेज ब्रेक जो है वो दे देता है। तो दोनों इसके मेथड्स हैं। पेज ब्रेक्स जो है ईच 50 पेजेस जो हैं उसके अंदर एक पेज ब्रेक ज़रूरी है। उसके बाद फुटनोट्स हैं। फुटनोट्स क्या होते हैं? आप स्टार्ट में आपको अभी जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऐसा वर्ड आ गया उसके अंदर या कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो आप समझ सकते हैं कि जिससे जो रीडर है वो कंफ्यूज हो सकता है या वो ये सोच सकता है कि ये वर्ड क्या है, ये जो राइटर क्या लिखना चाह रहा है, तो उस वर्ड की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने के लिए फुटनोट्स यूज़ होते हैं। और फुट नोट या एंड नोट ये दो तरह के इसके स्टाइल हैं। फुट नोट उसी पेज के नीचे जो है सेम पेज के बॉटम पे आ जाता है, वहीं पे डिस्क्रिप्शन दे रहता है। एंड नोट भी वही चीज़ है लेकिन एंड नोट जो एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट जाके वो डिस्क्रिप्शन देता है। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब किंडल के अंदर इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो सारे के सारे जो फुट नोट्स हैं वो एंड नोट में जाके खुद बहुत शिफ्ट हो जाते हैं। किंडल जो है वो एंड नोट ही रखता है वहाँ पर। इसको
अगर ज़रूरत पड़े किसी भी जगह तो आपने कैसे इसको इंसर्ट करना है उसको भी प्रैक्टिकली हम देखते हैं। वर्ड के अंदर जाते हैं, यहाँ पे अगर देखें इस पेज के ऊपर ऑलरेडी मैंने इंसर्ट करके रखा है। जी, ये चैप्टर नंबर 1 है और इसके अंदर कुछ जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है और रीडर जो है इसको रीड आउट कर रहा है 1 बाय 1 और वो देख रहा है कि शेयर ऑन फेसबुक, शेयर ऑन ट्विटर। अब रीडर को लेट सपोज नहीं पता कि ये फेसबुक क्या है, उसको अगर किसी वर्ड के बारे में पता नहीं होगा तो अब देखें यहाँ पे इस फेसबुक के साथ इस वर्ड के साथ एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ है 1। दिस इज़ फुट नोट या एंड नोट। तो अब 1 का मतलब ये है कि नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें। वर्ड के अंदर तो इधर ही वो माउस रखने से आपको बता देता है जो भी आपने डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी कि ये क्या चीज़ है। अदरवाइज़ जो रीडर होगा वो पेज के बॉटम पे या एंड ऑफ द बुक जो है वो देख सकता है कि ये क्या है। तो इस 1 के साथ वो इधर भी एक 1 लगाता है कि 1 नंबर पे जो वर्ड है वो सोशल मीडिया ऐप है। जो फेसबुक है राइटर ने बता दिया कि ये एक सोशल मीडिया ऐप को कहते हैं, ये एक सोशल मीडिया ऐप का नाम है, एक डिस्क्रिप्शन दे दी। अब रीडर जब इसको देखेगा अच्छा ये एक फेसबुक जो है वो एक सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है, तो वो फिर आगे कंटिन्यू करेगा। तो इसको इंसर्ट करने के लिए आप किसी भी वर्ड को जो है, जैसे यहाँ से कोई एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज इसको मैं ले लेता हूँ, यही वर्ड है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे दूँ या इसका फुट नोट या एंड नोट बना दूँ। तो जस्ट आपने जो है वो रेफरेंस के अंदर आना है, रेफरेंस की टैब के अंदर आना है और सिलेक्शन देने के बाद रेफरेंस की टैब के अंदर जो है वो ये इंसर्ट एंड नोट है और इसी के अंदर अगर आप देखें तो फुट नोट भी है। नेक्स्ट ये फुट नोट दिया हुआ है, यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट है। तो फुट नोट अगर आप डालना चाह रहे होंगे तो आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ देखें इसने नंबर 2 डाला और आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि आप इसका जो है डिस्क्रिप्शन लिखें। तो लेट्स सपोज इसको हमने सेलेक्ट किया था, क्वेश्चन का वर्ड था, तो हमें कह देते हैं कि टू आस्क समथिंग इज़ अ क्वेश्चन। तो मैंने इसकी एक डिस्क्रिप्शन दे दी इस वर्ड की। तो आप देखें इस क्वेश्चन के आगे उसने ये छोटा सा 2 लिख दिया है, इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट बना दिया इसको और नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन 2 के आगे दे दी। तो अब जितने भी आप एंड नोट या फुट नोट्स डालते जाएंगे उनके नंबर ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे और उनके सीरियल नंबर बनते जाएंगे। उनके आगे जो जो आपने डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी वो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे इसी तरह वो शो हो जाएगी। तो ये रीडर की जो है ईज़ के लिए है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, उसकी आसानी से, ताकि वो समझ सके कि ये राइटर क्या कहना चाह रहा है। जी, ये आपके फुट नोट हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि चेक फॉर एरर्स, कि आप अपनी बुक को जब कंप्लीट कर लें तो उसको एरर्स के लिए ज़रूर चेक करें। एरर्स में क्या क्या आ सकता है, स्पेलिंग्स आ सकते हैं, वो आपको पता है कि स्पेलिंग कैसे इग्नोर करने हैं, कैसे उसको करेक्ट करना है, क्योंकि वर्ड जो है वो अंडरलाइन करता है, मार्क करता है स्पेलिंग मिस्टेक्स को। और अगर आप समझते हैं कि वाकई में वो कोई एरर है तो आप उसको रिप्लेस करेंगे। अगर आप समझते हैं कि नहीं, मैं तो यही वर्ड लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाज़ वर्ड्स जैसे कि नेम्स हैं वो नहीं होते वर्ड के पास, उसको वो एरर समझता है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि उसको भी चेंज कर दें। जो वर्ड आपके अंडरस्टैंडिंग के अंदर ठीक है उसको तो आप एज इट इज़ जाने देंगे, लेकिन आप जो वाकई में जो एरर लग रहा हो आपको, कोई ग्रामेटिक एरर है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको आप ठीक कर लें, चेक कर लें, जो वहाँ पे आना चाहिए वो दे दें और उसको फिर उसके बाद फाइनल करें। अगर आपकी पूरी बुक भी ऐसी होगी कि जो समझें कि एक एक वर्ड भी एरर ही है, तो अमेज़ॉन ऐसा नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर देगा। वो यही समझेगा कि आप कुछ ऐसा लिखना चाह रहे हैं कि जो आपको पता है कि ये ठीक है, लेकिन जो टेक्स्ट की वोकेबलरी है वर्ड के पास है या किसी और वर्ड एडिटर के पास जो होती है, वो समझता है कि ये मेरे पास मौजूद नहीं है, मेरी डिक्शनरी के अंदर ये कोई एरर है, तो वो उसको मार्क कर देता है। तो अमेज़ॉन इस हवाले से आपकी बुक को मतलब रिजेक्ट नहीं करता। लेकिन आप अगर रीडर्स तक जो चीज़ पहुंचाना चाह रहे हैं उसमें अगर आपको लगता है कि एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ऐसे नहीं जाना चाहिए, तो उसको आप रिकवर करेंगे, उसको ठीक करेंगे और उसके बाद उसको आप फाइनल करेंगे। स्पेलिंग से बाद हार्ड रिटर्न्स क्या होते हैं? हार्ड रिटर्न्स हैं जहाँ पे आप सिंपल इंटर की प्रेस करते हैं, दैट्स कॉल्ड हार्ड रिटर्न। हार्ड रिटर्न का मतलब ये है, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा जो है वो इसका डेमो बताता हूँ। ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है
और इस पैराग्राफ के ऊपर मैं चाहता हूँ कि ये स्पीशीज़ के बाद जो है अगली लाइन पे चला जाए। तो अगर इसको मैं इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये एक हार्ड रिटर्न है, ठीक है। लेकिन अगर राइट अप करते हुए कुछ चीज़ मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर, और लिखने के दौरान ये जो वर्ड है ये ऑटोमेटिक नीचे वाली लाइन पे चला जाता है, तो ये भी न्यू लाइन पे चला गया, लेकिन ये हार्ड रिटर्न नहीं है। आप जब बुक को फाइनल कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो आपकी बुक कन्वर्ट होती है किंडल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि किंडल के अंदर भी जो लाइन ब्रेक है वो इसी जगह पे आ रहा हो, वो तो जब टेक्स्ट को एडजस्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग लाइन ब्रेक्स बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ जो पैराग्राफ्स हैं उसकी जो साइजिंग है, नंबर ऑफ़ लाइंस उसके मुताबिक सेट होंगी। तो लेकिन आप चाह रहे हैं कि किंडल के अंदर भी एक स्पेसिफिक जगह जो है वो नई लाइन में शो होनी चाहिए। जैसे कि कोई नया टॉपिक है तो हम कहते हैं कि वो नई लाइन में जाने चाहिए, या कोई नया पैराग्राफ है तो पैराग्राफ तो स्टार्ट ही नई लाइन से होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं कि किंडल के अंदर ये नई लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए कोई जो आपकी राइटिंग है या कोई आपका पैराग्राफ है, तो उस जगह आपको ख़ुद से इंटर प्रेस करना होगा, जिसको कहते हैं हार्ड रिटर्न्स। तो इस चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि कहाँ पे हार्ड रिटर्न आना चाहिए, कहाँ पे नहीं आना चाहिए। इसके अलावा ट्रैक चेंजेस हैं, ये तो आपकी फ़ाइल में कम ही यूज़ होंगी लेकिन हो भी सकती हैं। ट्रैक चेंजेस का मतलब है जैसे एक फ़ाइल है आपने किसी को दी और रिव्यू के लिए, या ख़ुद आपने रिव्यू की और उसके अंदर वर्ड के अंदर ट्रैक चेंजेस ऑन कर दिए, तो ट्रैक चेंजेस ऑन करने के साथ वो उसको रिव्यू पोजीशन में ले जाता है फ़ाइल को, और जब वो रिव्यू आप कर रहे होते हैं तो उसको फिर उसके बाद फ़ाइनल भी करना होता है, ट्रैक चेंजेस को ख़त्म करना होता है। तो ट्रैक चेंजेस ख़त्म होती हैं टर्न ऑफ़ करने के साथ। और अगर आप ये समझते हैं कि आपकी फ़ाइल के अंदर ट्रैक चेंजेस ऑन है तो उसको आपने पहले ऑफ़ करना है, और ऑफ़ करने के बाद आपने उसको सबमिट करना है। इसके अलावा कवर इमेज फ़ाइल है, जो आपका पहला पेज होता है, जो भी आपकी राइटिंग है या मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको आप कहते हैं, कंटेंट है जो आपकी फ़ाइल का, आपकी बुक का, उसके पहले पेज के ऊपर आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप कवर फाइल जो है वो प्लेस करें। वर्ड के अंदर तो आप जब बुक बना रहे होते हैं तो आप पहले पेज के ऊपर टाइटल रखते हैं और आखिरी पेज के ऊपर जो उसका टाइटल का बैक साइड है वो भी रख देते हैं। लेकिन किंडल डिवाइस के अंदर जब कन्वर्जन होती है तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली आपकी जो बुक का टाइटल जो बना के सबमिट किया हुआ होता है, ऑलरेडी आपने कवर जो बना के सबमिट किया होता है, उस कवर को ख़ुद ब खुद वो पहले पेज के ऊपर वो प्लेस करता है। तो अगर आप भी उसको प्लेस कर देंगे तो वो 2 टाइम आ जाएगा, जो कि एक ज़रा बैड सा इंप्रेशन बना सकता है। तो इसलिए आपने कवर जो है वो इंक्लूड नहीं करना अपने पहले पेज के ऊपर जो आपकी बुक है उसके। जी नेक्स्ट में जो है पेज नंबर्स हैं। अब आपको मैंने जैसे कि बताया है कि जो पेज नंबर हैं वो वर्ड के अंदर और हो सकते हैं, किंडल के अंदर और हो सकते हैं, इसलिए जो पेज काउंट है वो अप्लाई नहीं होता किंडल के अंदर, और इसलिए पेज नंबरिंग और जो हेडर फुटर्स हैं वो आपने किंडल की बुक के लिए या ई बुक्स के लिए जो आप बना रहे होते हैं वो आपने नहीं देने। उसका वो अकॉर्डिंग टू डिवाइस जो है वो खुद सेटिंग करता है। अकॉर्डिंग टू डिवाइस जो नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं उसको कंसिडर किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू डिवाइस जो आपके हेडर फुटर्स या जो टाइटल्स हैं वो खुद ब खुद उसके ऊपर आ रहा होता है। जो टाइटल होगा, पेज जो चैप्टर चल रहा होगा वो आ रहा होता है, जिस तरह भी जो मेन हेडिंग आप चल रही होती है। आपने ख़ुद से हेडर फुटर के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं देनी, और पेज नंबरिंग भी आपने ख़ुद से फ़िक्स नहीं करनी। जी नेक्स्ट पे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जो या शेप्स हैं जो ऑटोमेटिकली इंसर्ट से जाके वर्ड के अंदर बिल्ट इन जो शेप्स होती हैं वो अपनी वर्ड में इंसर्ट कर लेते हैं। तो जो जिनको वेक्टर्स भी कहते हैं, वेक्टराइज फॉर्म में होते हैं। जैसे आपने एक टेक्स्ट बॉक्स सेट किया और उसके अंदर टेक्स्ट राइटअप कर लिया, या आपने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया वर्ड के सर्कल के ऑप्शन के अंदर, जो इंसर्ट शेप्स के अंदर जो ऑप्शन है उसके अंदर जाके। तो जब ये किंडल में कन्वर्ट होता है तो इसको वो डिस्टर्ब कर सकता है किंडल के अंदर। ये इसकी जो डिस्प्ले है वो अकॉर्डिंग टू किंडल की सेटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए आपने वर्ड के ऑप्शंस के अंदर से जो इंसर्ट के अंदर जो आपके बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस या शेप्स हैं, उनको अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने उसको एज आ पिक्चर, एज आ इमेज इंसर्ट करना होगा, डायरेक्टली वहाँ पे ड्रॉ नहीं करना आपने। वर्ड की फ़ाइल तक तो वो फ़ाइन है, उसको तो आप कर सकते हैं, लेकिन किंडल डिवाइस को क्योंकि आप ये अमेज़ॉन पे अपने इसको अपलोड करना है,
किंडल के अकॉर्डिंग आपको चलना है। किंडल के अंदर आपने अगर ऐसी कोई चीज़ रखने की ज़रूरत है आपको, तो ड्रा करने के बाद उसको आपने इमेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देना है, या आप उसको ड्रा करें, ड्रा करने के बाद आप उसको प्रिंट स्क्रीन भी कर सकते हैं, उसको पिक्चर बना सकते हैं, तो उसको आप एज आ पिक्चर जो है वहाँ पे रखेंगे। उसके बाद ड्रॉप कैप्स हैं। ड्रॉप कैप्स आपको अगर आइडिया नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी भी जगह पे आप देखें तो कोई पुरानी बुक्स अगर आप ले लें या कोई न्यूज़पेपर आप ले लें, तो एक का आपने देखा होगा कि पैराग्राफ के स्टार्ट के अंदर ही एक पहला कैरेक्टर बहुत बड़ा सा लिखा हुआ होता है और बाकी लाइनें उसके आगे छोटी छोटी जो है वो लिखी हुई होती हैं, उसको ड्रॉप कैप कहते हैं। तो किंडल के अंदर जो ड्रॉप कैप्स हैं वो आप लिख तो सकते हैं, लेकिन जिस तरह की सेटिंग आपने वर्ड में की है ड्रॉप कैप की, ज़रूरी नहीं होगा कि किंडल के अंदर भी जो है वो उसी तरह की सेटिंग आपको मिले। तो अलाउ है, लेकिन किंडल जो है इसको अपने मुताबिक एडजस्ट करेगा। ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपने ड्रॉप कैप जो है वो वर्ड के अंदर अगर आपने 3 लाइनों के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं होगा कि वो किंडल के अंदर भी 3 लाइन्स, वो हो सकता है वहाँ 4 लाइन्स के अकॉर्डिंग हो रहा हो या 2 लाइन्स के अकॉर्डिंग, एज़ पर एडजस्टमेंट। तो यहाँ इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ड्रॉप कैप जो है होता क्या है। ये ऊपर मेन्यू के अंदर इंसर्ट के अंदर जो है ये यहाँ पे ये ऑप्शन है एक ड्रॉप कैप का, इसको आप क्लिक करें तो नन तो अभी चल रहा है। अब ये ड्रॉप टैप, ये देखें बी इसने बड़ा कर दिया, बिसाइड्स से ये स्टार्ट हो रहा था पैराग्राफ, उसने 3 लाइनों के बराबर बी को लिख दिया और बाकी वहाँ से इसने ये स्टार्टिंग कर दी। तो ये बताने का मकसद ये है कि आपने अकॉर्डिंग टू फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये 3 लाइनों के बराबर आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं होगा कि किंडल के अंदर जाके भी ये 3 ही लाइनों के बराबर आ रहा हो। ड्रॉप कैप तो वो बना देगा, लेकिन वो एडजस्टमेंट उसकी जो अपने अकॉर्डिंग करेगा, जैसे किंडल के हिसाब से वो अपना एडजस्ट कर सकता हुआ वैसे वो करेगा। जिसके अंदर एक किंडल क्रिएट का जिक्र है, ये किंडल का टूल है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कुछ डिटेल से। किंडल ने जो कुछ टूल्स दिए हुए हैं ये फॉर्मेटिंग करने के लिए भी, जहाँ जहाँ तक वो भी यूज़ किए जा सकेंगे वो भी हम आपको साथ साथ बता देंगे। और यहाँ तक जो है हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जितनी भी आपकी ये फॉर्मेटिंग है, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, फॉर्मेट करने के बाद उसको आप एक दफ़ा प्रीव्यू ले लेंगे। प्रीव्यू का मतलब यही है कि आपने एक दफ़ा देख लेना है कि जो मैंने इसको बनाया है, जो चीज़ हमने जो है एडजस्ट कर ली है, क्या उसी तरह ये नज़र भी आ रही है कि नहीं। तो प्रीव्यू लेने के लिए आप वर्ड के अंदर जो है अगर फ़ाइल आपने क्रिएट की हुई है तो किंडल प्रीव्यूअर की एक टूल है उसका, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये टूल आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आपने लेना है। जब आप इन टूल्स को हम स्टडी करेंगे एक एक करके, तो उसके अंदर ये किंडल प्रीव्यूअर भी होगा, उसका यूज़ भी हम देखेंगे। तो इसको यूज़ करते हुए आपने प्रीव्यू देख लेना है अपने डॉक्यूमेंट का। किसी भी ई बुक को जो है इसके अंदर देखा जा सकता है, प्रीव्यू लिया जा सकता है, रीड आउट किया जा सकता है, ताकि पता चल जाए कि ये कैसी दिखेगी डिवाइस के अंदर। क्योंकि ज़ाहिर है आप सबके पास डिवाइसेस तो मौजूद नहीं हैं कि जिसके ऊपर आप बुक को पहले डालें, उसके अंदर फिर ओपन करें, फिर उसको व्यू करें और फिर आपको पता चले कि हाँ जो है ये बुक अकॉर्डिंग टू माई जो है डिज़ायर्स जो हो चुकी है या नहीं हुई। इसके अलावा अगर आप किंडल क्रिएट के अंदर ही डॉक्यूमेंट को बना रहे होंगे, अभी तो हम MS वर्ड के अंदर बना रहे हैं, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन किंडल क्रिएट का है। किंडल क्रिएट भी एक टूल है अमेज़ॉन किंडल की तरफ से ही प्रोवाइड किया हुआ, उसको भी यूज़ करके आप किंडल की बुक को जो है वो रेडी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी उसी के अंदर रेडी कर रहे हैं तो फिर उसी के अंदर जो है वो प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ होता है, बटन एक लगा हुआ होता है, आप उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो जस्ट वहीं पे आपको उसका प्रीव्यू शो कर देता है। तो वो आप पे है कि आप कहाँ पे अपनी बुक को रेडी कर रहे हैं। मोस्टली क्योंकि हम MS वर्ड को ही यूज़ करेंगे, आसानी भी इसी के अंदर ही है, और जो हमें बुक्स मिलती हैं, जो मटेरियल मिलता है वो इजीली उसके अंदर पेस्ट करके हम उसको कर लेते हैं, क्योंकि यूज़ टू भी हम वर्ड के साथ ज़्यादा वो होते हैं, तो इसलिए वर्ड के हवाले से मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए। अगर आप वर्ड को यूज़ कर रहे होंगे तो किंडल प्रीव्यू के अंदर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, और अगर आप किंडल क्रिएट के अंदर आप इसको बना रहे हैं तो आप इसके डायरेक्टली प्रीव्यू को ऑप्शन को यूज़ करके इसका प्रीव्यू ले सकते हैं। ये जो प्रीव्यू आप ले रहे हैं या जो भी आप किंडल जो है की बुक जो आप रेडी कर रहे हैं, ये बुक जो है वो अकॉर्डिंग टू जिन डिवाइसेस के बनेगी, वो ये 3 डिवाइसेस मैंने लिस्ट किए हैं। या तो टैबलेट्स की फॉर्म में रीडर इसको पढ़ते हैं, या किंडल ई रीडर जो होता है डिवाइस है जो किंडल का, उसके थ्रू वो उसको रीड आउट करते हैं, या अपने फ़ोन्स के ऊपर जो है वो उसको रीड आउट कर रहे होते हैं। फ़ोन्स के अंदर इसकी ऐप्स होती हैं रीड करने के लिए, उसके थ्रू वो रीड कर सकते हैं। तो आपका जो प्रीव्यू है वो इनके मुताबिक जो है वो आपको प्रीव्यू दे सकता है। जब आप प्रीव्यू लेते हैं
तो उसमें अंदर ऑप्शन होता है कि आपका प्रीव्यू, अपने किंडल का प्रीव्यू लेना है, टैब का प्रीव्यू लेना है, या किस डिवाइस का प्रीव्यू आप लेना चाह रहे हैं। वहाँ पे आप डिफरेंट प्रीव्यूज़ को देख कर तो वहाँ पे इसको सेटिंग दे सकते हैं। वहाँ पे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि मतलब आपने जो दिया है फॉर्मेट इसको, वो अकॉर्डिंग टू अप्लाई हो चुका है या नहीं हुआ। जी, ये आज का हमारा जो टॉपिक था फॉर्मेटिंग के हवाले से। मैंने स्क्रिप्ट को हमने फॉर्मेट किया अकॉर्डिंग टू अमेज़ॉन पॉलिसीज़, अमेज़ॉन की जो रिक्वायरमेंट हैं, अकॉर्डिंग टू अमेज़ॉन ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिस अपनी ई बुक्स के बारे में, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो डिस्कस किए हैं। और जब भी इनमें से जिस भी फॉर्मेटिंग की या जिस भी ऑप्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो रिक्वायर होगा आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको आपने इस तरह यूज़ कर लेना है। और एक बात आपको मैं मज़ीद भी यहाँ पे बता दूँ कि लेट सपोज़ कि आपने अपनी बुक को फॉर्मेट नहीं किया इन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मेट नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन फॉर्मेटिंग की बेस पे उसको रिजेक्ट कर देगा। अमेज़ॉन ने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि आपका कंटेंट यूनिक है या नहीं है। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड अमेज़ॉन को कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन ये सारी इंस्ट्रक्शंस इसलिए दी गई हैं कि जब आप एक चीज़ बना ही रहे हैं, एक चीज़ किसी स्पेसिफ़िक जो है वो डिवाइस के लिए बना रहे हैं, एक स्पेसिफ़िक प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, तो आपको उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ताकि जो रीडर्स हैं, जो आपके बायर्स हैं, वो तभी आपकी चीज़ को लेंगे जब आपकी चीज़ उनकी डिवाइस के अंदर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो डिस्प्ले होती हो, ओपन होती हो, और वो उसको व्यू कर सक रहे हों। तो ये जो फॉर्मेटिंग के इंस्ट्रक्शंस हैं ये उन डिवाइसेस के अकॉर्डिंग है, ताकि आपकी जो बुक्स हैं वो रीडर्स को पसंद आएँ और आसानी के साथ वो रीड कर सकें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब वो आसानी से रीड आउट करेंगे, इजीली सब कुछ उनको मिलेगा, तो आपको रिव्यू भी अच्छा देंगे और आपकी सेल जो है वो इंक्रीज़ करेगी।